देखते हो कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने में एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या सामने आ रही है, बच्चों को रिलेवेंट पर्सन से मिलाओ। हो सकता है वो 5 मिनट में उतना अच्छा बता देगा जो आप 5 साल में ना बता सकते हो। वो बुक का पेज में कोई सा भी एड नहीं आ रहा है। कागजी कार्रवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है पास और फेल के रिजल्ट। हमारी रूढ़िवादिताओं को थोड़ा सा दूर रखो। पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन बिगड़ते जा रहा है। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अंडरडॉग माइंड्स में। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि बिना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करे भी टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स को कुछ ऐसे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिससे हमें बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। और वो सब स्टेप्स आज हमको एड्रेस करने वाले हैं हमारे प्रियंक सर, जो कि काफ़ी सालों से टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं और उन्होंने इन स्टेप्स को फॉलो करा और उन्हें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स आवर शो बिगिन। 3, 2, 1। स्वागत है प्रियंक नागर जी आपका हमारे इस शो पे। आपने हमारे लिए इस इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड भी हम लोगों से या फिर पब्लिक से ये बातें शेयर कर सकें कि हमें क्या क्या आगे देखना चाहिए, क्या अभी प्रेजेंट टाइम में है, क्या पिछले समय में था और अब समय के साथ क्या क्या हमें चेंजेस करना है। तो ये काफ़ी एक अच्छा मतलब हम पर्सनल ना देखते हुए ये ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा एक अच्छा मैसेज हो सकता है। कैसा लग रहा है आपको आज? नॉर्मल ही फील कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है हम जिस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी फील्ड से रिलेटेड है और मैं इसे आत्मसात करता हूँ, अपने साथ समा के रखता हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ स्पेशल फील हो रहा है। मैं तो चाहता भी हूँ कि आगे ये वीडियो के माध्यम से तो हम कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि लाइव भी इन चीज़ों को करें, जाकर लोगों के बीच में जाकर करें, पब्लिक के बीच में जाकर करें, स्टूडेंट के बीच में जाकर करें। कई सारे अगर जैसे स्कूल्स के ग्रुप हैं तो उनके बीच में भी जाके इस मैसेज को पहुंचाएं कि क्योंकि ये आज के समय को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये किस तरीके से हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारी थिंक कहीं कहीं पे लोगों से मैच नहीं खाती हो सकता है हमसे भी ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो इस फील्ड में हैं, बट हमने देखा है कि वो अपने नॉलेज का उपयोग इस फील्ड को राइज करने में या इसको उठाने में नहीं कर पा रहे या नहीं करते हैं, दोनों ही चीज़ें। आपका आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? आपने क्या 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 आपने कर रखा है? आप किन किन ग्रुप से जुड़े हुए हो और आप क्या क्या करते हो? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं प्रियंक नागर। मैंने अपनी एजुकेशन आदित्य बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल नागदा से की है, जहाँ पे मेरा 12th पूरा कंप्लीट हुआ है बचपन से लेकर। उसके बाद अगर मैं मेरी हायर एजुकेशन की बात करूँ तो वो महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन से हुई है, जिसमें मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल के अंदर। बट उसके बाद मैंने एजुकेशन फील्ड में इसलिए गया हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी प्रिपरेशन करी और प्रिपरेशन करने के बाद मैंने एक सबसे बड़ी कमी देखी कि एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो काफ़ी हो चुके हैं हर फील्ड के। इंजीनियरिंग के देखो, एमबीए के देखो, स्कूल्स देख लीजिए आप, मतलब हर फील्ड के देख लीजिए। बट सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो एजुकेशन हम वहाँ ले रहे हैं उस एजुकेशन को बहुत अच्छे से डिलीवर करने वाला व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम की बात अगर हम करें तो वहाँ सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट, एक टीचर का क्या लेवल है वो भी चाहिए वहाँ पर, कि उस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने वाले टीचर का क्या लेवल होना चाहिए, कि वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चों का, जो अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से वो क्या करेंगे, समझाएंगे, किस तरीके से उनके मेंटल लेवल को जानेंगे, को जानने के बाद किस तरीके से अलग अलग लेवल के बच्चों को अलग अलग तरीके से किस तरीके से एजुकेट करेंगे।
अच्छा, आपने बहुत सारी चीज़ें कर रखी। मैंने बीएड भी किया है। बीएड मतलब रहता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसका मतलब है कि शिक्षा क्षेत्र में यदि अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है स्कूली शिक्षा, तो वहाँ पर ये रहता है कि आपको एक ट्रेनिंग ज़रूर मिलनी चाहिए कि किस तरीके से आप बच्चों को ट्रेंड करेंगे, किस तरीके से आप किस वे में आप बच्चों को समझाएंगे। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वो हमारा जो 2 ईयर का पूरा जो ग्रेजुएशन होता है बीएड, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसमें प्रॉपर तरीके से पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, वहाँ किस तरीके लेसन प्लान रेडी किए जाते हैं। लेसन प्लान एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है स्कूल एजुकेशन को लेकर। स्कूल एजुकेशन क्या, इवन किसी भी टॉपिक को समझाने को लेकर अगर टीचर के पास एक लेसन प्लान हो खुद का बनाया हुआ, तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि लेसन प्लान वो चीज़ है, एक टफ से टफ टॉपिक को कितने सिंपल से सिंपल वे में प्रेजेंट कर देना विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो बहुत कुछ उस लेसन प्लान के अंतर्गत आता है, और ये बीएड एमएड इनमें बखूबी बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आप यदि एक अच्छे कॉलेज से अगर ये बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे ट्रेनिंग के रूप में सीखने को मिलेगा, ताकि आपको वहाँ पर क्या है, जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो वहाँ के अच्छे टीचर जो रहेंगे वो आपको लेसन प्लान में चेंजेस भी कराएंगे। आपने इसको इस तरीके से करना है, मतलब उसका वे बताएंगे कि किस तरीके से बच्चों के सामने किसी चैप्टर को प्रेजेंट किया जाता है। जनरली थिंक आप देख रहे हो कि आज मॉडर्न एजुकेशन में डिजिटल आप देख रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना, स्मार्ट बोर्ड। अब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना, खाली स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना ही एजुकेशन नहीं रही। आप देखते हो कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने में एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या सामने आ रही है, टीचर ने सभी मटेरियल उस स्मार्ट बोर्ड के अंदर क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। अब वो पेन ड्राइव्स और उनके माध्यम से पूरा मटेरियल तो उसके अंदर है। अब वो खाली क्या कर रहा है, पेन के थ्रू खाली उस लाइन के नीचे क्या कर रहा है, अंडरलाइन कर करके बस डिक्टेट कर रहा है। तो इस तरीके से किसी टॉपिक को नहीं समझाया जाता है। अगर आप टीचर है तो आप सिर्फ एक टॉपिक का नाम आपके बोर्ड पे लिखा होना चाहिए, उसके बाद वो टॉपिक कैसे स्टार्ट होगा वो टीचर को खुद को अपने वे में समझाना चाहिए, तो वो एक प्रॉपर टॉपिक को समझाना हुआ। जनरली आज का आप किसी भी यूट्यूब चैनल या इन पे जाकर देख लीजिए, कुछ अच्छे टीचरों को छोड़कर, ठीक है, जिसमें मैं काफ़ी ऐसे मतलब जैसे अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम और इनमें देखें तो विकास दिव्य कीर्ति जो सर हैं दृष्टि के, तो काफ़ी अच्छा समझाने का वे है उनका कि टॉपिक को कैसे समझाना है। पहले टॉपिक का नाम लिखना, फिर एक एक हेडिंग्स लाना और उस हेडिंग्स को फिर एक एक करके एलेबरेट करना बच्चों के सामने, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि पहले से बोर्ड पे सब कुछ लिखा नहीं है, अगर पहले से कोई सी चीज़ लिखी रहेगी तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं। उसके बाद आप खान सर, खान सर को कौन नहीं जानता, पटना के खान सर जो हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाने का मैनर है उनका, किस तरीके से रिलेट करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ों को तो बहुत अच्छे से समझाते हैं वो, ठीक है। ऐसे कई सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं हमारे यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि डिजिटल बोर्ड इन्हीं के पास भी है, पर इन्होंने वो चीज़ क्यों नहीं अपनाई, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर समझाने लायक बचेगा क्या मटेरियल। ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड इन लोगों के पास नहीं है, बट ये भी क्या करते हैं, पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, फिर टॉपिक के एक एक वर्ड को निकाल कर लाते हैं और फिर बच्चों को उनके मीनिंग समझाते हैं, उसके बाद पूरा टॉपिक कंप्लीट करके क्लियर करते हैं। तो जनरली अगर 95% लोगों को आप देखोगे जो डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड या ऑनलाइन क्लासेस का जो यूज़ करते हैं, उसमें जनरली आजकल जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, पूरे टॉपिक की पीडीएफ आपने सेव कर ली, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो बच्चों के सामने पूरा पेज ओपन कर लेते हैं, एक पेन ले लिया, उस पेन से खाली अंडरलाइन कर करके वहाँ पे डिटेक्ट कर देते हैं, या उसको लाइन के नीचे अंडरलाइन कर करके बोलते रहते हैं। तो उसमें समझाना हुआ क्या, टीचर का एक पर्सनल जो गुण रहता है, मतलब खुद का अपना, कि किस तरीके से वो टीचिंग मतलब जिसमें जिसके कारण वो जाना चाहता है। कोई भी टीचर क्यों जाना चाहता है, या उसकी स्पेशलिटी के कारण, उसमें क्या स्पेशलिटी के नहीं, उसमें टीचिंग के एक कुछ अलग हटके कुछ नए गुण हैं जो एक कॉमन टीचर में नहीं होते हैं।
तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ हो गई कि आप बस वहाँ पर अंडरलाइन कर करके बच्चों को डिटेक्ट कर रहे हो, तो उससे बच्चा समझेगा क्या? आज मुख्य चुनौती ये है हमारे सामने कि किसी टॉपिक को कितने अच्छे वे में समझाना ताकि कोई बच्चे की किसी सब्जेक्ट के प्रति रुचि ना होते हुए भी उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की इच्छा रखने लग जाए, यदि कोई एक अच्छा टीचर उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा रहा हो। कहीं न कहीं आपका टीचिंग में झुकाव इसीलिए आया था? हाँ, मुझे इसीलिए ही आया क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मैंने एक चीज़ देखी है कि टीचर पढ़ा देता है पर टीचर उसके बाद ये कभी नहीं जानना चाहता कि किन बच्चों को ये समझ में आई ये चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर टीचर ऐसा होता है, पर जनरली हमारे एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये एक सबसे बड़ी कमी है कि हम पढ़ा के निकल गए। हम कभी ये नहीं देख रहे कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, उसमें टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया है और बच्चों के द्वारा जो समझा गया है वो कितना सार्थक हुआ है। मतलब मैं अगर आज पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं ये इस चीज़ पे बहुत जोर देता हूँ कि सामने बैठने वाले ने कितना गेन किया है। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, नहीं आता है समझ में तो उनको 50 बार समझाता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है बच्चे समझने आए और हम समझाने आए, तो ये थिंग तो हमें रखनी ही पड़ेगी। कई बार मेरी इस बात पे भी बहस हो जाती है, कई बार टीचर्स क्या रहते हैं एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, बच्चों को लेकर नेगेटिव थिंकिंग ला देते हैं, मारने लग जाते हैं, आज भी चलता है। पर बात यह है कि बच्चा तब ऐसी हरकत करता है जब आप उसका जो अटेंशन आप अपनी ओर खींच ही नहीं पा रहे हो। मतलब आप में वो खूबी है ही नहीं कि वो आपकी तरफ देखे और आप जो टॉपिक समझा रहे हो उसको बहुत अच्छे से समझे। क्योंकि आप बच्चों से ये उम्मीद मत रखिए कि वो बिल्कुल सीरियस होकर बैठेंगे और सीरियस होकर बैठ के बिल्कुल एक तरफ से यूं देखते रहेंगे आपकी तरफ। नहीं, वो तो एक हो सकता है कि एक डर, कि डर के कारण भी बैठा हो सकता है। पर एक खुशी के साथ आपके सामने अगर वो बैठे और नहीं वो उसके मन में ये धारणा लेके बैठे कि नहीं यार आज जो टॉपिक समझाया जाएगा वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, हो सकता है इसका लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है और ये सब चीज़ें। तो जिस दिन ये थिंक आ गई ना बच्चों में, उस दिन और एक टीचर में भी ये थिंक आ गई, तो उस दिन एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग हो जाएगा। और मैंने जो आपने एक क्वेश्चन करा था कि क्यों मैं इस फील्ड में आया, तो मैंने यही चीज़ देखी कि जो कमियां मुझ में रह गई हैं और मैंने देखा कि बच्चे जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन में मतलब जॉब के लिए सर्च कर रहा था, जॉब्स नहीं मिल रही थी उस समय, कुछ कमियां मुझ में भी रही होगी। तो फिर मैं कि रही है, मतलब रही होगी क्या, मुझ में रही है कुछ कमियां। पर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टीचे पढ़ता भी रहता था और पढ़ाने की भी मुझ में कुछ टेक्निक्स थी कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मुझे कहीं बाहर जैसे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में मैं पढ़ता था या कुछ मेरे खुद के सॉल्व करता था क्वेश्चन, तो वो मुझसे पूछते थे तो मैं उन्हें अच्छे से समझाता था, मैं उन्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा सकता था। तो वो कहते थे कि नहीं यार पढ़ाने का अच्छा मैनर है तो आप पढ़ा सकते हो ऐसा वैसा। तो फिर मैंने एक डिसाइड करा, फिर मेरा एक मित्र था जो खुद एक गांव में यहाँ उज्जैन के करीब ही है, 60 किलोमीटर दूर, वहाँ पर मतलब यहाँ नियर उज्जैन, ठीक है, उज्जैन के पास में एक गांव है, वहाँ पर प्रिंसिपल था। तो उसका कॉल आया था कि यहाँ पर टीचर की वैकेंसी है क्या, पढ़ा सकता है क्या। तो मेरा वहाँ पे पहली बार मैंने किसी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर मैं जब पढ़ाने गया तो मैंने देखा कि पढ़ने की इच्छा तो काफ़ी बच्चों में है, पर जनरली पढ़ाने वाले आज अगर प्राइवेट स्कूल में जनरली देखें तो इंटरेस्ट से पढ़ाने वाले टीचरों की कमी बहुत ज़्यादा है। ठीक उसका है, उसका कुछ कारण ये भी हो सकता है ना कि आजकल सब आधे पार्ट टाइम। देखो एक नई चीज़ तो ये हो गई है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में नहीं, एक जॉब को देखते हैं कि स्कूल की जॉब ऐसी है कि मिनिमम आवर्स रहते हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाती है तो सब अपने घर। तो खाली कुछ तो टाइम पास के लिए स्कूल में चल जाते हैं कि स्कूल की जॉब है, पढ़ा दिया घर पे आ जाइए। मेरा ये कहना है कि आपको इंटरेस्ट है तो आप जाइए, वरना मत पढ़ाने जाइए। क्योंकि पढ़ाई एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, देखा जाए एजुकेशन, क्योंकि इसके थ्रू ही बच्चा अपनी पूरी लाइफ सेट करता है। जितने चेंजेस वो अपनी लाइफ में ला सकता है वो सब एजुकेशन के थ्रू ही लाता है। तो एक अच्छे टीचर को ही उस जगह पे आने दीजिए ताकि वो बच्चों के
मेंटल लेवल के आधार पर उन्हें एजुकेट कर सके। एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो मेंटल ग्रोथ है वो उन्हीं सालों में होती है जब वो स्कूल में होता है, और उससे पूरी कंट्री का भी फ्यूचर डिसाइड होता है, तो हम उनको गलत हाथों में दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो हम गलत हाथों में ही दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीएड जो लोग करते हैं, ठीक है, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, तो है क्या, यदि अगर प्रॉपर रूप से अगर उन्होंने ये ग्रेजुएशन किया है इंटरेस्ट लेकर, तो उस पूरे पढ़ाई में या उस पूरी स्टडी में आपको प्रॉपर रूप से अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, करिकुलम को लेकर भी सब्जेक्ट होते हैं, आपके चाइल्ड साइकोलॉजी जो रहती है वो भी रहती है, बाल मनोविज्ञान, और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उस फील्ड के अंदर, ताकि आप अगर पढ़ाने जाओगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस करनी है ये पहले से आप उस एजुकेशन के अंदर आप अच्छे से जान लेते हो। तो वो टीचर अगर जाएगा वेल एजुकेटेड, तो उसको ऑलरेडी पता है कि ये प्रॉब्लम फेस मुझे करनी ही है, मैं इरिटेट नहीं होऊंगा। पर जिस बंदे ने ये किया ही नहीं है, ठीक है, या करा भी है बीएड तो किस तरीके से किया है कि खाली एडमिशन ले लिया है, ओनली एग्ज़ाम देने गए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ है कि आपने बस सर्टिफिकेट लिया है। एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा लूप होल्स ये भी है कि हम कुछ ग्रेजुएशन तो सिर्फ ऐसे ही करवा देते हैं कि सिर्फ बंदा एग्ज़ाम जाकर देगा और एग्ज़ाम देने से बस वो पास हो जाता है, जबकि उसको जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब वो प्रैक्टिकल धरातल पे वो कुछ नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई उसके पास पूरी है। तो वो लोग जाकर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर? आपका क्या सुझाव है कि हम इस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे ही सुधार सकते हैं कि सबसे पहले तो वेल एजुकेटेड टीचर आए, जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है बच्चों को पढ़ाने की, सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की, और उनके पास मतलब इतना धैर्य विवेक हो कि वो बच्चों की प्रॉब्लम को समझ सके। अगर आप बच्चों की प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करोगे? जब किसी टीचर को अपॉइंट करते हैं तो जो प्रोसेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर लगा सकें। टीचर के सिलेक्शन पे मतलब फिल्टर इस टाइप का कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी टीचर को मत रखिए, उसकी फील्ड क्या है, वो किस फील्ड से आया है, उस किस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट उसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट से मतलब उस उन्हीं सब्जेक्ट के लिए उसे क्या करा जाए, हायर किया जाए। अगर हम हर चीज़ के लिए मतलब हायर तो हम उसे साइंस के टीचर के हिसाब से कर रहे हैं, पर हम उससे सोशल साइंस पढ़वा रहे हैं, ठीक है, हम उससे हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़वा रहे हैं, तो ये एक क्या हुआ, सही मैनर नहीं हुआ एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो फिर कहीं पे भी पढ़ाई करवा दी जाती बच्चों की। स्कूल एक सिस्टम है, उसके अंदर इसलिए ही हमने क्या है अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड लाए गए हैं, ताकि बच्चों को एक अच्छे से अच्छा अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट चीज़ों को वो पढ़ाए। इससे अच्छा तो फिर मैं यही सलाह दे दूंगा पेरेंट्स को कि अगर आपको पढ़ाना ही है तो कोचिंग तो भेज ही रहे हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, आपका 5 से 10 हज़ार में साल भर की फीस हो जाएगी, तो 20 हज़ार की भी अगर आपने कोचिंग लगा दी तो 30 हज़ार में आपके बच्चों की पढ़ाई हो गई एक अच्छे से अच्छे लेवल पे। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो लाख लाख रुपए फीस है स्कूलों की, 1 लाख रुपए की फीस को मैंने 30,000 तो यही कम कर दिया है, 70,000, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन कराएंगे तो 10,000 में साल भर की फीस है उनकी, मुश्किल से, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर फिर मैं बोलूँ तो 20,000 से ज़्यादा किसी कोचिंग की फीस नहीं होगी, तो बच्चे की 30 हज़ार में बहुत अच्छी एजुकेशन हो जाएगी और वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है वो, समय को देखते हुए। जैसा आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको क्या एक बिगेस्ट चैलेंज लगता है एज ए टीचर? सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को लाना, और टीचर के अंदर भी डिसिप्लिन इन द सेंस, देखिए आपने सुना होगा एक एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी क्या है, एक अलग ही ग्रुप है जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, तीनों फोर्स की होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स।
उनका एक मोटो है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए कि बच्चों में डिसिप्लिन होगा तो वो सब काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो डिसिप्लिन वहां पे एनसीसी के ट्रेनरों में नहीं दिखता है, पहले उनमें रहता है तभी बच्चों में आता है। तो यही है सबसे पहले तो कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक यूं बोल देना पर एक ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखना, इन दोनों में अंतर है और जमीन आसमान का अंतर है। हमें अगर देखना है तो हमें क्या है, वो ग्राउंड लेवल पे भी दिखना चाहिए। अगर हमने बोल दिया डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन स्कूल की रीढ़ की हड्डी होती है। हम डर की बात नहीं कर रहे कि डर के कारण कोई बच्चा डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन उसकी रगों में होना चाहिए। और खाली बच्चों में ही नहीं, वहां पे काम कर रहे हर एक पर्सन के अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। एज अ टीचर, तो टीचरों में भी होना चाहिए, मैनेजमेंट में भी होना चाहिए, वर्कर्स जो है वहाँ पर उनमें भी होना चाहिए। मतलब ओवरऑल रूप से वो एक पैक होना चाहिए डिसिप्लिन का। अच्छा, हम यूँ नहीं बोल सकते क्या डिसिप्लिन में जैसे स्ट्रिक्टनेस से ही डिसिप्लिन आता है? नहीं, स्ट्रिक्टनेस ये होती है कि भाई किसी चीज़ को आपने डंडे के दम पे क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया। बट डिसिप्लिन वो होता है कि जहाँ पे जरूरी है वहाँ हमें वैसा रहना पड़ेगा। इंजॉयमेंट के समय हम इंजॉयमेंट करेंगे, स्पोर्ट्स के समय हम अच्छे से स्पोर्ट्स करेंगे, इंटरटेनमेंट जहाँ करना है वहाँ इंटरटेनमेंट भी करेंगे। देखो बच्चे भी बोर हो जाते हैं अगर आप हर जगह ही उसको क्या करोगे, अगर स्ट्रिक्टनेस ला दोगे तो बच्चा भी क्या अंदर से। यही चीज की तो ट्रेनिंग बीएड में दी जाती है कि बच्चे के साथ कब क्या नेचर हमें अपनाना है, इस चीज को बखूबी वहां पे सिखाया जाता है। कहानी के माध्यम से किस तरीके से बच्चों की अंदर से फीलिंग लाई जाती है। किसी भी चीज का हम अगर क्वेश्चन करते हैं बच्चों से तो देखो अलग अलग टाइप के आंसर आते हैं, तो उससे पता चलता है कि हर एक बच्चा किस किस टाइप की सोच रखता है। खाली चैप्टर से रिलेटेड नहीं, लाइफ से रिलेटेड भी। अगर हमने बोल दिया कि ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, तो उनके अलग अलग आंसर होते हैं। तो अलग अलग आंसर कुछ नहीं है, अलग अलग थिंकिंग है। वो थिंकिंग आंसर के थ्रू हम उनकी थिंकिंग तक पहुंच जाते हैं। अगर मान लो आप टीचर हैं, आपको एक बिल्कुल ऐसी क्लास दी जाती है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपकी क्या अप्रोच रहती है उनमें डिसिप्लिन लाने की? सबसे पहली बात तो यही रहेगा कि मैं उस अगर क्लास में जाऊंगा तो मैं पहले बच्चों का लेवल देखूंगा कि बच्चे किस टाइप का, अगर इनडिसिप्लिन मैनर भी है तो किस टाइप का है, और अगर वो है तो वो क्यों है, उसके रीज़न तक जाऊंगा। एकदम जाते से बच्चों को डांटने पीटने ये वाला कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बच्चों के मेंटल लेवल को ऑब्जर्व करो, फिर उनके साथ घुलो मिलो थोड़ा। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, हम अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं तो उनकी बातें इजीली मान लेते हैं। तो बच्चों को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको उनको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात वो तभी मानेंगे जब वो आपके फ्रेंड हो जाएंगे। अगर आप उनको अपना दोस्त लायक नहीं बना सकते तो मैं नहीं, मेरे थिंक से बाहर है। हो सकता है सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि ऐसा नहीं मैं अकेला एक टीचर हूँ, ऐसे हजारों टीचर हैं, लाखों टीचर हैं दुनिया में। बट मेरी थिंक ये कहती है कि जब तक वो एज अ फ्रेंड आपके नहीं बन जाता तब तक आपसे अपनी ना तो प्रॉब्लम शेयर करेगा, ना ही आपके पास कोई सी प्रॉब्लम लेके आएगा, और ना उसका सॉल्यूशन पता करना चाहेगा, और ना ही आपको कभी सुनना चाहेगा। सीधी सी बात, आपके प्रति उसका अटेंशन नहीं रहेगा कभी भी, वो इग्नोर करेगा। जो जनरली आजकल हम देखते हैं वो कहते हैं कि अरे यार ये समझ में नहीं आता है, किसी भी लेक्चर रहता है, अरे नहीं हम बैठना पसंद नहीं करते। क्यों बैठना पसंद नहीं कर रहे, मुझे पहले तो ये क्वेश्चन बताइए। एक हम यहाँ पर उज्जैन यूनिवर्सिटी, जो विक्रम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी हमारे बीएड कॉलेज की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे जो सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन में है बीएड कॉलेज, उसकी तरफ से हमें उस गोष्ठी में ले जाया गया था। और वहाँ पे वाकई में एक जो वेल एक्सपीरियंस टीचर थे, सब प्रिंसिपल थे और प्रोफेसर थे काफ़ी एक्सपीरियंस, वो सभी आए थे। और उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2020 जो नहीं आई है, उसके लिए वहाँ पर बहुत अच्छे से गोष्ठी रखी गई थी।
तो काफ़ी टीचर्स ने अपने मतलब वहाँ पर मत दिए कि ऐसा होना चाहिए या जो भी चेंजेस होना चाहिए, क्या नया है, क्या पुराने जैसा है, नया इम्प्लीमेंट क्या है। तो एक सबसे अच्छी खूबी ये लगी थी कि बहुत एजेड टीचर थे, रिटायर्ड थे, उन्होंने अपनी स्पीच में एक बहुत अच्छा शब्द बोला था। वो शब्द ये था कि बच्चों को ऐसा पढ़ा देंगे, वैसा पढ़ा लेंगे, मतलब उन्होंने सबकी बातों को ऑब्जर्व किया। फिर उनकी स्पीच में उन्होंने बोला कि पढ़ाएंगे कैसे, बच्चा क्लास में ही नहीं बैठ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। बच्चा क्लास में नहीं बैठना चाह रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे बच्चों को। सब तो हम कर लेंगे, अरे करने वाली बात बड़ी है ही नहीं। क्यों करोगे, किसके लिए करोगे, सामने कोई है ही नहीं। जिसके लिए आप करने की बात कर रहे हो वही नहीं बैठा है क्लास में। तो सबसे पहला तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, आप बच्चों को क्लास में बैठने के लिए कैपेबल बनाओ। आप वो एबिलिटी रखिए कि आपकी क्लास में आके बच्चे आगे रहकर बैठ जाएं और बोले कि नहीं हमें ये पढ़ना है। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको शिव मंगल सिंह सुमन का। एक बहुत अच्छे कवि भी थे, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में थे। बताया जाता है कि जब विक्रम यूनिवर्सिटी में वो उनके लेक्चर लेते थे तो उनका लेक्चर किसी क्लास में नहीं, एक बड़े बड़े हॉल में लिया जाता था, क्योंकि हर स्टूडेंट उनसे पढ़ना चाहता था। क्योंकि एक वो जो धारा प्रवाह टीचर रहता है उससे हर एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। मैं एक टीचर के माफिक तो नहीं, मैं एक स्टूडेंट के माफिक बताना चाहता हूँ। आज भी अगर एक अच्छे टीचर रहते हैं और वेल एक्सप्लेन टीचर रहते हैं, मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा मतलब अंदर से ये इच्छा होती है कि नहीं यार सीखने को मिल रहा है आज। तो जो थिंग मेरे इसमें है या जो थिंग मेरे नेचर में है, क्या मैं वही थिंग अच्छे बच्चों के नेचर में भी देखना चाहता हूँ कि बच्चे भी तभी हमारे सामने बैठेंगे जब हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जो आप बता रहे थे कि चैलेंज, तो चैलेंज है बच्चों के मेन प्रॉब्लम्स को जानना, कि अगर वो किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं। अब अगर इसमें अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बोल सके कि एक बहुत ही ट्रेजेडी के रूप में अगर देखें तो 2 साल जो कोरोना के थे, 2 से 2.5 साल, वो एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर मान के वो यूं विश्व में तो था ही सही इतना बड़ा पेंडेमिक, पर वो एजुकेशन का भी बहुत बड़ा पेंडेमिक था। क्योंकि उसने सबसे पहले बच्चों की सीटिंग छुड़वाई, जो स्टडी की एक सीटिंग बनी रहती थी। टीचर्स जो रेगुलर क्लासेस लेते थे वो पूरा डिसिप्लिन खत्म हो गया। बच्चों का जो सिटिंग था डेली 5 से 7 घंटे जो स्कूल जाते थे वो पूरा रूटीन खत्म हो गया। तो उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो बच्चों को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम तो ठीक है, उनको सिटिंग में ही प्रॉब्लम आने लगी। वो 2-2 घंटे भी एक साथ मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते थे। अब कई स्कूलों ने सिर्फ इसलिए टीचर्स को निकाल दिया था लॉकडाउन के समय कि उनको सैलरी देना पड़ेगी और यहाँ पे तो बच्चे कोई आ नहीं रहे, फीस नहीं आ रहे। तो सिस्टम भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, पहले से प्रिपेयर नहीं था। हम बोलते हैं कि हमें बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए, पर हम खुद ही एक अच्छा बैड मैनेजमेंट लेके बैठे हुए कि जब ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई तब तक हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि हम कैसे अच्छे डिलीवर कर सकते हैं एजुकेशन को, किस तरीके से स्टडी घर घर पहुंच तक। कुछ कुछ स्कूलों ने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे को इवन स्कूल की ड्रेस में ही बैठना है। अगर घर पे भी पढ़ाई कर रहा है तो स्कूल की ड्रेस में बैठ के करना है। तो कुछ बहुत ही अच्छी चीज भी अपनाई है लोगों ने, पर कुछ बहुत बुरी थी कि वो ऑन करके चले जाते थे, पेरेंट्स को भी कोई ध्यान नहीं देना है। फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि एक ग्रामीण जो हमारे यहाँ इलाका है वहाँ पे अधिकतर पेरेंट्स कोई ध्यान नहीं देते बच्चों की पढ़ाई पे। अधिकतर की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। अधिकतर के पेरेंट्स की ये थिंकिंग है कि हमारे पास ज़मीन है, खेती वेती कर लेंगे बच्चे, ऐसा है वैसा है। आज भी ये चीज़ें देखी जाती है। तो एक ये थिंक भी गलत है। ठीक है, बच्चे अच्छे एजुकेटेड होंगे तो हो सकता है आपकी जो ज़मीन है या आपकी कृषि का जो क्षेत्र है उसको और उन्नत बनाए। तो आप किसी भी चीज़ को कमज़ोर ना आंकें और किसी चीज़ को ज़्यादा और छोटा मतलब छोटा बड़ा ना देखें।
इसमें जैसा कि आपने पेंडेमिक की बात करी है, तो पेंडेमिक में टेक्नोलॉजी का बूम आया। आप उसका क्या अंतर है, एक आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और एक ऑफलाइन, किन चीज़ों फ़ायदा और नुकसान दोनों के हैं, पर आपको क्या लगता है कि बेस्ट आउटकम किन चीज़ों से आ सकता है? क्योंकि खासकर आजकल बड़े बड़े देखो। बड़े बड़े जाइंट हम्म। कंपनियां आ गई हैं, हम्म। किसी के स्टार्टअप्स आ गए हैं, जैसे मैं PW की बात करूं, फिजिक्स वाला है, जैसे खान सर है, इनसे ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है। अब बात भी वही है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है उनसे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उस बच्चे का मेंटल लेवल क्या है। मैं किसी भी क्लास की बुराई नहीं करना चाहूँगा, वो अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कोई बच्चा छोटा है, उसको आप ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट पकड़ा रहे हो, आपने टैबलेट दे दिया, आपने मोबाइल दे दिया, 6th क्लास का बच्चा मोबाइल ले रहा है, आपने उसे एडिक्शन लगा दिया है, क्लास के बाद भी वो मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, क्लास में ऑनलाइन जाने का हो सकता है वो अपने मोबाइल में गेम चला रहा है। ये अधिकतर 90% लोगों के साथ यही हुआ है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जहां जहां गया हूँ वहां मैंने यही देखा है। तो किन बच्चों के लिए वो चीज़ सही थी, किस एज ग्रुप के लिए सही थी, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि खान सर, और अगर आप ये हायर एजुकेशन वालों के लिए देखोगे तो देखो, ये एक एज ग्रुप था कि 14 या 14 से अबव वाला, उनके लिए थी ये चीज़ें। अब आप अगर 6th 7th क्लास के बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो ऑनलाइन में कई सारी चीज़ें रहती है। आप अगर नेट पे सर्च करने जाओगे तो वहाँ पे कई सारी फालतू वेबसाइट्स के भी क्या रहते हैं, मतलब इरेलीवेंट वेबसाइट के भी वहाँ पे क्या रहते हैं, एड्स और ये सब आते रहते हैं। अब बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, उसका मेंटल लेवल उतना अच्छा नहीं है, उसका मेंटल लेवल उतना नहीं है जितना वो उस चीज़ को समझ पाए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा रिलेवेंट चीज़ें ही देख रहा है या नहीं। ऑनलाइन अच्छी बात है, पर ऑनलाइन किस हद तक कि जो रिलेवेंट चीज़ें वो सर्च करो। ऑफलाइन स्टडी को मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी उसको पढ़ते हुए डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन स्टडी कर रहा हूँ तो मैं बुक से कर रहा हूँ। वो बुक का पेज में कोई सा भी ऐड नहीं आ रहा है, अगर देखा जाए। मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो एक क्या है, मेरे मतलब एक कंटिन्यूटी में मेरी स्टडी बनी हुई है। मुझे कोई भी टॉपिक बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यदि कोई वर्ड अगर उस बुक के उस पेज में आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी नीचे कहीं ना कहीं मिल रहा है मुझे। मतलब मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है ऑफलाइन स्टडी। पर ऑनलाइन स्टडी काफ़ी करता है। उसमें आपके क्या आएंगे, एड्स भी आएंगे काफ़ी कंपनी के, ठीक है, नोटिफिकेशन भी आएंगे, तो काफ़ी चीज़ें रहती। स्टडी के मैनर में बता रहा हूँ मैं, उसको वो समझना पड़ेगा। हम मतलब किसी चीज़ का बायकॉट नहीं करते हैं, पर मेरा ये कहना है कि हम किस एज ग्रुप के लिए कोई सी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो हमें बहुत देखना पड़ेगा। आप एक स्टूडेंट की सक्सेस को उनके मार्क्स से आंकते हैं, या उनके बिहेवियर से, या उनके माइंडसेट से? मतलब एक, अगर आपके पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर कोई बच्चा सक्सेस किस मायने में है, या तो उसका पढ़ने में अच्छा है वो, या वो क्वेश्चन से ज़्यादा पूछता है, या उसे मार्क्स अच्छे आते हैं इसलिए आपको लगता है कि वो स्टूडेंट अच्छा है? देखिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं। मतलब बच्चे क्या होते हैं, मेंटल लेवल, तो मानसिक स्थिति अलग अलग बच्चों की अलग अलग होती है। सभी की डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। कैसे कि कोई जैसे फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। अगर वेल एजुकेटेड फैमिली है तो ऑब्वियसली बच्चे में कुछ ना कुछ लेवल अच्छा ही होगा, माइंड माइंड का। उसको क्योंकि वो स्टडी के इन्वायरमेंट में ही रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, दादा दादी वेल एजुकेटेड है, भैया हैं या जो भी है, सिस्टर हैं, तो उस बच्चे पे भी उसका काफ़ी इफेक्ट आता है। क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा मिला है वैसा ही कोई भी व्यक्ति होता है। बच्चा ही नहीं, हम बड़ों को भी देख लें, बड़ों के भी जो इन्वायरमेंट रहते हैं वो वैसे ही निकलेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर कि कोई कृषक वर्ग से आया है बच्चा, तो उसके घर में ऑब्वियसली पेरेंट्स और वो ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं होंगे, और एजुकेटेड भी होंगे तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि उनको कृषि और जो मैन वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है,
तो बच्चे को समय भी देना पड़ता है। हम ये नहीं बोल रहे कि बच्चे के पास बैठे रहना है, बट कुछ समय अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए पेरेंट्स को आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्कूल में भर्ती करने के बाद या उसमें एडमिशन कराने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी, या हमने कोचिंग भेज के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी, तो ये गलत थिंक है। आज बच्चों को आपका कम से कम 2 आवर 2 आवर्स मिनिमम 2 आवर्स अपने बच्चों को आपको देना ही चाहिए, पूरी पूरी टाइम को हटाते हुए भी। मतलब उनके स्कूल टाइम को देखते हुए, उनके कोचिंग्स के टाइम अगर आप भेजते हो कहीं, या वो कहीं एकेडमी में जाते हैं, उसके अलावा आपको 2 आवर्स अपने बच्चों के लिए खुद को निकालने चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको शेयर कर सके, अपने दिन भर की जो भी दिनचर्या है उसको आपसे डिस्कस कर सकें। क्योंकि अगर आप उनसे एक एक दो दो महीने तीन तीन महीने के गैप पे ये पूछना चाह रहे हो रिजल्ट आने के बाद कि क्यों रिजल्ट क्या हुआ, कहाँ से बच्चा आपको सही चीज़ बताएगा जब आपसे डेली इंटरेक्शन ही नहीं है उसका। बच्चा कब आपको असली चीज़ बताएगा या हकीकत कब बताएगा, जब वो डेली आपसे क्या है, टच में है। वही आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे कोई बच्चा है और उसके पापा घर आते हैं, पापा भी अपना मोबाइल वगैरह थोड़ा चलाएंगे, खाना वाना खा के सो जाते हैं। हाँ। बच आप किसी भी बच्चे से पूछ लो तो उसका उसके पापा, मम्मी तो चलो घर पे रहती है ज़्यादातर, या कुछ काम भी कर रहे हैं तो मम्मी से अटैचमेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन ना उसका पापा से थोड़ा कम रहता है, बातें कम होती है, तो एक वो कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ता जाता है उनके बीच में। वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम अहमियत इंसानों से ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पे दे चुके हैं, गैजेट्स को दे रहे हैं। ठीक है, हम उन थिंग्स को दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए एज प्रेजेंट में। आप नॉर्मल चीज़ों में देख लोगे, घर पे 4 लोग आए, जो आया है वो भी अपने मोबाइल में मगन है, जिसके घर गए वो खुद अपना मोबाइल चला रहा है। मतलब हम बात क्या करना चाह रहे हैं? खाली स्टडी के लिए परिवार की बात मत करो, मतलब हर कोई उस मोबाइल के रूप में, मतलब कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना तो उस चीज़ में भी मोबाइल, वहीं पे फ़ोटो खींचे जा रहे हैं हम चारों तरफ से। अरे हम यही नहीं देख रहे कि जिस जगह हम नेचर को देखने आए उस नेचर को महसूस करें, क्योंकि जो चीज़ हम महसूस करेंगे उससे ज़्यादा कुछ खुशी नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई याद नहीं हो सकती आपके लिए। ठीक है, चीज़ें पूरी पूर्ण तरह से गलत भी नहीं है। आप एंड में जाके आप थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ निभा सकते हो, पर अगर आपको 24 घंटे ही दिमाग में मोबाइल और ये सब चीज़ें रहती है, तो कैसे आप अपने खुद से मिल पाओगे? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? छोटी सी प्रॉब्लम बच्चों के माइंड में क्या रहती है, जरा सी प्रॉब्लम कुछ आती है या कुछ फेस करते हैं तो वो पेरेंट्स को नहीं बताते, अरे नहीं ऐसा हो जाएगा तो क्या रिएक्शन होंगे, क्या होगा। और हो सकता है कई बार उसकी थिंग में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और ये कई बार हमने देखा है, इस टाइप के जो गलत कदम उठाए गए हैं बच्चों के द्वारा, जो नहीं होने चाहिए थे, ये भी चीज़ हमने देखी है। तो वो क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन बिगड़ते जा रहा है। किस टाइप का रिलेशन? एज अ फ्रेंड। ठीक है, मैंने बताया था टीचर स्टूडेंट के बीच में भी एज अ फ्रेंड होना चाहिए, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी एज अ फ्रेंड होना चाहिए। कम से कम वो जो कुछ उसके साथ गलत हो रहा है वो कम से कम एक्सप्रेस तो कर पाए। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर उसके साथ गलत होगा तो वो कभी आपको बताएगा ही नहीं, और हो सकता है वो खुद से एक डिसीजन ले और वो डिसीजन हो सकता है बहुत ही हार्मफुल हो। गलत हो सकता है वो इतना मतलब बिगाड़ देगा किसी चीज़ को कि हो सकता है वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो उसको सुधारना। हमने देखा है कई बार वो रिजल्ट आते हैं या कुछ भी आते हैं, ऐसा प्रेशर डाल देते हैं बच्चों के ऊपर दूसरों के कंपैरिजन में, कि इनके बच्चे ऐसे हैं, वो है, ये तो इतना पढ़ लिया है, उतना पढ़ लिया है। अरे ठीक है ना, सबका मेंटल लेवल अलग अलग है, अगर कुछ खूबियाँ उनके बच्चों में तो कुछ खूबियाँ आपके बच्चों में होगी, उसको ढूंढना सीखें। ठीक है, आप उससे कंपेयर करते हो, अब जिस फील्ड में वो बहुत अच्छा है उस फील्ड में हो सकता है आपका बच्चा ना हो, पर जिस फील्ड में आपका बच्चा बहुत अच्छा है उस फील्ड में वो ना हो। पर आप कंपेयर कर करके उसको क्या करते हो, अब उनका बेसिक मानसिक स्तर छोटे बच्चों की तरह है। कोई 17 जो एज है, 17 साल की उम्र कोई बहुत अच्छी एज वाली उम्र नहीं है कि बच्चा अपने आप को बखूबी जानता हो, वेल एक्सपीरियंस्ड एज हो, अच्छे बुरे की बहुत परख हो जाती हो, ऐसी एज नहीं है। जब 40 साल और 50 साल के लोगों में ये थिंक नहीं आ पा रही है, तो आप 17 साल और 16 साल और 14 साल के बच्चे से क्यों उम्मीद रख रहे हो इतनी? उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें, रिजल्ट आने के बाद कहीं जाके टांगने की कोशिश नहीं करें,
वे सुसाइड करने की कोशिश ना करें। उनको बताओ कि ये कागजी कार्रवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है पास और फेल के रिजल्ट। और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। उसके उदाहरण है, आप देख लो जितने भी ये जो 80 मार्क्स या 95 मार्क्स ये सब नौकरियां ही कर रहे हैं, पर जिनकी जो खुद की कंपनी है और खुद के जो बिजनेस हैं जो अरबों में है, जिनके यहाँ खुद ये 90% वाले काम कर रहे हैं जा जाकर, उनके रिजल्ट 60% वाले हैं। एक एवरेज मार्किंग वाले बच्चे रहे हैं वो, क्योंकि उनने फेलियर पहले से ही देख लिया था। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है और उससे उनको ये फील हुआ है कि फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं। वाकई में वो जो पर्सन है वो इतने ग्रेट पर्सन है। उन्होंने बताया था कि विदाउट फेलियर कोई एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ही नहीं। आप फेल होते हो तभी आप एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहलाते हो। क्योंकि एक्सपीरियंस किस बात का, हम आप एक्सपीरियंस वर्ड यूज करते हो तो एक्सपीरियंस किस चीज का, कि आपने अपनी फील्ड में एक समय बिताया है जिसमें आपने बुरे से बुरे दिन भी देखे हैं और एक अच्छे से अच्छे दिन भी देखे हैं, और उनका एक कॉम्बिनेशन सामने आया है जो कि एक एक्सपीरियंस से और वही फिर आपकी क्या है लाइफ में दिखने लगता है कि नहीं इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है। क्यों अच्छा नॉलेज है? क्योंकि जो गलती आप कर रहे हो वो गलती ऑलरेडी वो लोग पहले कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, किसी भी चीज़ को लेकर डेडिकेशन रखना पड़ेगा। अब बच्चों में डेडिकेशन कब आएगा? जब हम उन्हें बताएंगे तभी तो आएगा, अपने आप थोड़ी मन में आएगा। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। घर के पेरेंट्स उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे हाँ कि करते हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे कि ऐसा लगता है कि यार एक कम उम्र का बच्चा है, उसको आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हो तो कहाँ से उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सिर्फ पता है क्यों आता है? क्योंकि सोसाइटी में लोग जो देखते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे लाकर सब थोप दें। इवन खाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हम, इसको आप अदर थिंग्स से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी लाया है, बाइक, तो उसमें भी कंपेयर होने लगता है कि हमें भी ये चीज़ लानी है। कोई ज्वेलरी लाते हैं तो दूसरा लोग भी क्या करता है, उस ज्वेलरी से कंपैरिजन करने लग जाता है कि मुझे भी ये लाना है। कोई कार लाता है तो कार से कंपैरिजन कर रहा है, अगर इनके पास है तो। कोई घर बना रहा है तो सामने वाला भी कंपैरिजन करता है, मुझे भी ये। कोई क्लोथ्स कपड़े ला रहा है तो कपड़े में भी कंपैरिजन, इसने ज़्यादा मैं भी ऐसा ना। मतलब ये कंपेयर करने की आदत इतनी बुरी हो गई है ना कि हम अपनी कैपेबिलिटी तो भूल ही चुके हैं कि हम किस लायक कैपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम हो सकता है उनसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर भी हमारा ध्यान किस पे फोकस हो चुका है? समाज क्या कर रहा है, हमारी सोसाइटी में ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो हमने हमारे बच्चों को भी गुलाम बना दिया है उनकी थिंक के पीछे कि ये ऐसा कर रहा है तू भी ऐसा कर। अरे हो सकता है वो उससे भी ब्रिलियंट कुछ काम कर सकता है। वही पुराने स्टीरियोटाइप से चले आ रहे हैं। स्टीरियोटाइप चल रहे हैं और आज भी इतना समझाने के बाद भी आज वही कहीं ना कहीं हम उन मानसिकताओं के गुलाम हैं। क्योंकि हम समझा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं सही बात है, सही बात है। वही 2-4 घंटे बाद वो बोलते हैं अरे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकल जिसने प्रैक्टिकली पॉसिबल करके बताया है वो आज जमीन पे नहीं रहे, उन्होंने लंबी उड़ान भर चुके हैं। तो क्या रहता है कि कहते हैं ना कि अपने अंदर जोश 2 मिनट का नहीं होना चाहिए। अगर कुछ किसी चीज की अगर पावर आपका अगर पोटेंशियल आपके अंदर है तो उस पोटेंशियल को बिल्कुल ले जाओ आप आगे तक। आप ये नहीं कि 2 मिनट के लिए जोश में आया और 2 मिनट बाद जोश ठंडा हो गया पूरा। आपको क्या करना है, उसको एक रिजल्ट देना है, बहुत अच्छे फॉर्म में चेंज करना है आगे जाके, उसका एक्सीलेंट लेवल दिखाइए आप आगे जाके। पेरेंट्स को क्या चेंज करना चाहिए कि जैसे पहले वो बच्चे से ऐसे बात कर रहे हैं तो बच्चे का अपने आप कॉन्फिडेंस गिर जाता है, साथ में वो उससे अच्छे से बोल नहीं रहे हैं और दबाव अलग बना रहे हैं। वैसे आजकल कुछ चीज़ें बदल रही हैं, नहीं बदलेगी, काफी पर बदलेगी। मुझे ये मालूम है कि उस हद तक नहीं बदल रही जिस हद तक बदलनी चाहिए। और आपको मालूम ही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग वंस है आज के टाइम पे।
तो वो अभी बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप उन्हें क्या चेंजेस तुरंत करना चाहिए जिससे उन्हें रिजल्ट्स मिलने लगे? देखो, एक आपने अच्छी बात बोली है कि सबसे ज़्यादा यंगस्टर हैं, तो वाकई में एक जो एज डिफरेंस के लोग रहते हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम हमारा यंगस्टर ही इस बात को अच्छे से समझ गया तो वाकई में हमारा देश एक समय पे बहुत अच्छी सिचुएशन पे होगा। हमारा मतलब कंट्री बहुत एक्सीलेंट लेवल पे जा पहुंचेगा। उसका एक मुख्य कारण यही है। एक जो आपने बोला था कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो देखो कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है। मैंने आपको बताया ना कि हम हमारी रूढ़िवादिताओं को थोड़ा सा दूर रखें। हम ये देखें कि बच्चा हमारा है, हम उससे बात करें, उसकी प्रॉब्लम समझें। उसने गलत काम भी कर दिया है ना, तो मारना उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर मारने से सुधरता तो फिर हर एक बच्चा सुधर चुका होता आज तक। ठीक है, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बच्चा गलत कर भी रहा है तो पहले जानो कि उसने गलत क्यों किया। ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिसके कारण इसने एक गलत कदम उठाया। क्या वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में तो नहीं रहता है जो उसको ये काम करने पे मजबूर कर रहा है। क्या आपने उसके इन्वायरमेंट को जानना चाहा वो किन लोगों के बीच में रह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से ये नहीं कि हमने एक्शन ले ली, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना, उसके साथ थोड़ा सा रहिए ताकि वो आपके साथ थोड़ा घुल मिल सके। कल से ये नहीं कि आपने एकदम एक्शन लिया और वो आपसे दूर भाग जाके नहीं है तो एग्रेसिव मूड में आ गए हैं सब, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे रहोगे तो कभी भी जिंदगी भर आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा और आपसे दूर होते जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में मतलब 2015 टू 2023 आ चुका है, करीब 7 साल करीब हो चुके हैं। मैंने कभी भी बच्चों से, मैं मेरा अपना बता सकता हूँ क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है तो वो आपको बता सकता हूँ। मैं बच्चों को डांटा भी है। ठीक है, जहाँ पे लगा पिटाई भी लगाई है, पर पिटाई कभी मैंने पढ़ाई से रिलेटेड नहीं लगाई कि उनको पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम आई उसके कारण, या वो बार बार उस चीज़ को समझ नहीं पाते उसके कारण मारा है या लगाया है। मैंने हमेशा उनको इसलिए करा है कि मजबूर किया है कि आपको क्वेश्चन करने चाहिए, आप क्यों नहीं करते। सही चीज़ के लिए उनको डांट लगाइए कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आपको टीचर से पूछनी चाहिए 10 बार कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई तो आप इसे मुझे वापस से एक्सप्लेन कीजिए। अगर एक तरीके से नहीं आया तो आपको दूसरा तरीका पूछना चाहिए टीचर से कि क्या इसको और अलग मैनर में भी समझ सकते हैं क्या। ये बच्चों में थिंक पेरेंट्स भी डेवलप कर सकते हैं घर पे, कि जब वो पढ़ाने जाते हैं मतलब घर से पढ़ने के बाद जब घर जाते हैं तो वो वहाँ पर पूछ सकते हैं कि बेटा ये चीज़ समझ में आई, या उनसे क्वेश्चन करिए कि वो चीज़ जो पढ़ाई वो क्या है एक्चुअल में। अगर उन्हें समझ में नहीं आती तो कम से कम ये एडवाइस तो दे सकते हैं पेरेंट्स बच्चों को कि आप अगले दिन स्कूल जाओगे तो टीचर से ये पूछना कि ये चीज़ क्या है जो आपको समझ में नहीं आई है। कोई टीचर को बहुत टीचर और स्टूडेंट और पेरेंट्स ये तीन चीज़ें हैं। पेरेंट्स को कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करना, उनको सिर्फ इतना सा रोल अदा करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जानने कि बच्चों को एकदम प्रॉब्लम फेस कहाँ करनी पड़ रही है। और प्रॉब्लम फेस करनी तो मैं मालूम है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, पर टीचर तो कर सकता है बच्चों की प्रॉब्लम। क्लास में भी एक टीचर रहता है, 50-50 बच्चों की क्लास रहती तो हो सकता है उसका भी ध्यान 50 पे नहीं जाए। बट अगर बच्चा अलग से आएगा अगले दिन वापस अपनी प्रॉब्लम रखेगा तो टीचर कभी मना नहीं करेगा। एक अच्छे टीचर की पहचान है कि वो बच्चों को कभी मना नहीं करता है, वो समझाता है और बहुत अच्छे से समझाता है। मैंने तो ऐसे टीचर भी देखे कि अगर बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो 3-3 4-4 बार अलग अलग मैनर में समझाते हैं कि बच्चे को कैसे भी समझ में आ जाना चाहिए, पर समझ में आना चाहिए। फिर टीचर को भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको बच्चों से फिर वापस समझना चाहिए कि अब आप समझाओ कि मैंने क्या समझाया। तो जब बच्चे री एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को तो हो सकता है बच्चों के माइंड में वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और प्रॉब्लम का यही है कि प्रॉब्लम दूर तभी होगी जब उसका एक ही सॉल्यूशन है, हम इस टाइप का हमारा नेचर बनाए कि बच्चे आगे रह के हमारी प्रॉब्लम मतलब बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को आके शेयर करें और टीचर को भी शेयर करें। तो टीचर और पेरेंट्स के नेचर ऐसे होने चाहिए कि बच्चे आगे रहकर आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम बताएं। ठीक है, लाइफ में गलती सभी ने की है, हमने भी की है।
हम बिल्कुल खुल के एक्सेप्ट करते हैं कि हमने क्या करी है, गलतियाँ की हैं, और ये समझाएं बच्चों को कि गलतियाँ हर व्यक्ति से होती है। हमने अपनी लाइफ में की है, वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, सबने एक एज ग्रुप में सबने गलतियाँ की है। और उस गलतियाँ करने में भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप हाँ, गलतियों से ही सीखते हो ना। सीखते हैं, सीधी सी बात है। बट आपने जब गलतियां करी थी तब आपने उस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया। आज कोई बच्चा गलती करता है तो उसको हम क्या करते हैं, उछाल उछाल के बताते हैं, सोसाइटी के सामने और जानबूझकर लाते हैं। कई लोगों में ये भी समझ नहीं रहती कि भाई जो टाइप की मिस्टेक उस बच्चे ने की है वो ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब आपकी भी जिंदगी का वो हिस्सा रह चुका है। हो सकता है आपकी गलतियां कुछ हो, आपके मैनर कुछ होंगे, पर गलतियां तो सभी ने की है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो कि गलतियां नहीं की है, फिर तो आप भगवान हो, आपके जैसा फिर तो कोई पुरुष ही नहीं होगा दुनिया में। क्योंकि हर एक पर्सन ने अपनी लाइफ में गलतियां की है, और बच्चे भी किए करेंगे। और अगर आप एक अच्छे टीचर हो और अच्छे पेरेंट्स हो तो आपके दिमाग में भी ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे भी गलती करेंगे, पर उन गलतियों को करने के बाद हमारे नेचर किस टाइप के होने चाहिए, हमें किस टाइप से उन्हें मैनेज करना आना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्यूशन करना आना चाहिए, ये बखूबी हमें जानना चाहिए। सभी आजकल गवर्नमेंट को ब्लेम करने में लगे हुए हैं कि इन्होंने कोई, इनके वो नहीं है कि कोई स्टेप्स नहीं है सब कुछ सुधारने में। जैसे कि आपने बताया कि बीएड को बहुत अंडररेट किया जाता है, पर वो बोल रहे हैं कि उसका कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। वहाँ से अगर जो वाकई में टीचर बनना चाह रहा है, एक अच्छा टीचर, तो उसको कंटेंट मिलेगा, वो पढ़ेगा, उससे सीखेगा, और वो वाकई में एक अच्छा टीचर बन के निकलेगा। सभी गवर्नमेंट को ट्रोल करते हैं कि यार आप ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। कम से कम कुछ हद तक तो दे रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा ही कर रही है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को और उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक तो राइट टू एजुकेशन, ये एक बहुत अच्छा एक्ट पास हुआ था। उसका हिंदी में अगर नाम लें तो हमें शिक्षा का अधिकार, जिसको कानूनी अधिकार बना दिया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। हमारे संविधान में भी उसको क्या है, ज्वाइन किया गया है, जिससे राज्य और पेरेंट्स और सभी की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बच्चा अगर शिक्षा से विमुख है तो उसको सन्मुख किया जाए, मतलब शिक्षा दिलाई जाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 14 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उन सभी को। और ये एक अच्छा मैनर है कि इसमें बच्चे के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है। अगर कोई कैपेबल नहीं है वो भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, एक अच्छी शिक्षा तो दे ही सकता है। अब गवर्नमेंट को ब्लेम आप कहाँ कर सकते हो, जब आप खुद अच्छे हो। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट की चीज को कैसे भी करके किसी भी स्तर पे जाके करते हो, वो चल जाएगा आपको। बट एजुकेशन दिलवानी है बच्चों को तो हम क्या करते हैं, उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह देखते हैं। जो इंटरेस्ट हम काफ़ी हमारे इंटरेस्ट की चीज़ों में दिखाते हैं वो हम एजुकेशन में नहीं दिखा रहे कि बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए तो वो भी कुछ नया कर सकता है। गवर्नमेंट को हर चीज़ में ब्लेम इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए वो काफ़ी अच्छे हैं। दिक्कत वहाँ आ रही है हम वेल एजुकेटेड नहीं है। खाली हम डिग्री प्राप्त करने से एजुकेशन एजुकेट पर्सन नहीं है, हमें मीनिंग जानना होगा, हमें हर चीज़ का महत्व समझना होगा। अगर राइट टू एजुकेशन आया है तो वो क्यों आया है ये हमें जानना होगा, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है ये हमें जानना होगा। अब उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर बच्चा जब पढ़ेगा तभी वो अच्छे और बुरे में क्या कर पाएगा, अंतर कर पाएगा। आप पहले से बोल देंगे कि ये तो बच्चे को हमने ड्रग सप्लाई और इसमें लगा दिया, छोटे से बच्चे को किसी ने भी अपने मतलब के लिए, कोई नशेले पदार्थ के लिए मतलब इधर से उधर कर दिया, तो क्यों कर पा रहे, क्योंकि उनको अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड नहीं है। हमारी सोसाइटी का ढांचा ही कुछ इस तरीके से बना दिया गया है कि हमें कुछ लोगों को शायद इसलिए रखना है इस तरीके से कि उनसे इस तरीके के काम कराए जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर सभी अच्छे और बुरे में परख करना सीख गए तो फिर ये काम करेगा कौन।
अगर हमें हम बता ही दें कि अगर ये चीज़ करना सही नहीं है, तो फिर कौन करेगा उसको? तो हम एक सोसाइटी का एक हिस्सा तो ऐसा बना के रखते हैं कि वो चाह के भी एजुकेशन ना ले पाए। उनको हम मुख्य धारा से ही हटा देते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, या तो रिलीजन को लेकर कर देंगे, या क्षेत्रवाद को लेकर कर देंगे, या किसी भी टाइप से। और उनको क्या कर देंगे, बायस कर देंगे किसी एक थिंकिंग के पीछे। तो वो कभी भी तार्किक रूप से नहीं सोच पाएंगे, तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे। जो हमने बोल दिया उसको रिजिड मान लेंगे, यही सत्य है, भले ही वो चीज़ क्या हो, उनके लिए गलत हो। अच्छा, आपने एक चीज़ और बात करी थी कि एजुकेशन के साथ साथ, जैसे पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों को साइड बाय साइड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि बच्चा दिन, पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ऐसा होता है कि दिन भर सिर्फ वो सब्जेक्ट से ही लड़ाई कर रहा है, कोई उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। और मेंटल एक बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ तभी बढ़ सकती है जब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े। हाँ, अब ये जो आपने बात कही है, इसको हम कम से कम 2 से 3 पार्ट में अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहली बात है एजुकेशन, ये पढ़ाई के साथ साथ, तो पढ़ाई कितनी क्या होनी चाहिए पहले हमें ये भी तय। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक अपने आप में एक सिस्टम और हूँ, मेरे कहने पे चेंज कर देना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कई सारे इररिलेवेंट सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, करिकुलम के अंदर, ये नहीं होने चाहिए थे। हम भी पढ़े तब 5 सब्जेक्ट होते थे, तो क्या हम मानसिक रूप से क्या कमज़ोर है? नहीं है। कम से कम टीचर एक प्रॉपर तरीके से उन सब्जेक्ट को पढ़ा पाता था, और प्लस 2 मंथ लास्ट के रिवीजन होते थे बहुत अच्छे से, कि क्वेरी क्या हो रही है, क्या क्वेरी आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनका सॉल्यूशन कराते थे। आज हमने इतने सब्जेक्ट दे दिए हैं बच्चों को कि ICSE CBSE, मैं किसी की मतलब बुराई नहीं करना चाहता हूँ, या तो फिर आपके पास सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए प्रॉपर टीचर होने चाहिए, सब्जेक्ट रिलेवेंट टीचर होने चाहिए। यदि वो नहीं है, तो वो सब्जेक्ट कौन अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को? फिर सिलेबस के पीछे हम भागे जा रहे हैं। बच्चों को क्या है, हम वो ओवरऑल एक कंप्लीट नॉलेज देने से ज़्यादा हम किस पे प्राथमिकता दे रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो। अब सिलेबस किस रूप में कंप्लीट करना चाहते हो, कि खाली बस क्लास में हो गया, उनके माइंड में वो चीज़ फिट हुई कि नहीं हुई, आपने ये कभी सोचा? तो हम उस चीज़ पे तो फोकस कर ही नहीं रहे कि बच्चों का मेंटल लेवल सुधरे या नहीं सुधरे। हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कागजी कार्रवाई पूरी हो रही कि नहीं हो रही, ये सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वो सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। रिपोर्ट दे दी कि हमने ये पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो इससे हुआ क्या? इससे चेंजेस क्या आ रहा है? चेंजेस वो होता है कि आपकी क्लास के बच्चे एक एक पढ़ाई करने के इच्छुक हो जाए, कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो इसको बोलते हैं कि एजुकेशन आप दे रहे हो प्रॉपर रूप से। और फिजिकल एक्टिविटी आपको रखनी है, तो आप स्कूल की तरफ से प्रमोट कीजिए, ये नहीं कि आपके स्कूल की तरफ से आप बच्चों को बाहर खेलने ही नहीं भेज रहे हो। हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छे तरीके से भेजा जाता था, प्रॉपर मतलब डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न पे, डिवीज़न के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल। तो ऐसे हर स्कूल को प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर एक्टिव रहे, और एक स्पोर्ट्स टीचर रहे, ताकि वो पूरे स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर एक्टिविटी में बच्चों को, क्योंकि है ना, बच्चे का जो मानसिक स्तर रहता है वो पढ़ाई से भी बढ़ता है। मतलब आप जो उसको पढ़ाई के एजुकेशन करवा रहे हो उससे तो बढ़ना ही है, बट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो रहती है, उससे भी काफ़ी कुछ अंतर आता है बच्चों के मेंटल लेवल पे। उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास क्या है, जरूरी है। और ऐसा कहा जाता है कि मानसिक विकास ज़्यादा अच्छे से तभी हो सकता है जब वो शारीरिक उसका भी। सीधी सी बात है, क्योंकि शरीर के शारीरिक विकास का मतलब क्या है, कि आपके शरीर का एक एक अंग अच्छे से विकसित है, उसमें आपका क्या आ गया, मस्तिष्क भी आ गया। और अगर हम बात करेंगे अब मानसिक, तो मानसिक किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तो शारीरिक विकास के अंदर ही ऑल्सो क्या है, इंक्लूड मानसिक विकास। तो शरीर स्वस्थ होगा तो अपने आप क्या होगा, मानसिक विकास होना तय है। और स्पोर्ट्स में देखना, आप जब जो बच्चे रहते हैं उनको देखना बहुत एक्टिव दिखते हैं वो अपनी रियल लाइफ में भी।
जो बच्चे सिर्फ कॉपी किताब के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं उनका देखना आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं दिखते हैं, वो थोड़े पैसिव पर्सन टाइप दिखते हैं कि हाँ बस कॉपी किताब तक ही सीमित रह जाते हैं। पर स्पोर्ट्स के आप बच्चों को देखोगे तो आप देखना वो थोड़े से बाय नेचर भी एक्टिव होते हैं, वो दूसरों से मिलते समय भी आप देखना उनके नेचर में कुछ अलग ही एबिलिटी दिखती है कि वो इजीली किसी से बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा किसी भी फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज लेना है तो उनसे बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे सामने वाले से। बट जो कॉपी किताब में रहते हैं उनको देखना खाली बस चुपचाप गुमसुम बैठे रहते हैं अपने घर में, कोई आया कोई गया तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये नेचर आगे जाके कोई बहुत सही नेचर नहीं है, क्योंकि जब आप जाओगे तो वहाँ कोई आपको अकेले काम नहीं करना है, आपको सोसाइटी के बीच में रहकर ही काम करना है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी का भी नाम लोगे तो आपको वहाँ टीम वर्क करना है। और जैसे कि अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमारे आसपास की चीज़ें बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ गया है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा स्किल्स मायने रखेगी। मैंने हाँ मायने तो रखेगी, पर ये आपकी कम्युनिकेशन कैसी है लोगों के साथ, आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, कैसे नहीं कर पा रहे हो, एक अच्छा टीम वर्क आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा आगे चलकर। तो बिल्कुल दिया जाएगा। तो हमें शायद तक उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि किसी एक चीज़। हाँ वही चीज़ है कि हमें ओवरऑल एक एवरेज होना चाहिए हर फील्ड को लेकर। हम ये नहीं कि खाली एक ही फील्ड में ऐसे है कि भाई, तो आपको मैंने वही बताया ना कि हमें सोसाइटी के बीच में रहना है, तो बीच में रहना है मतलब हमें एक एवरेज नेचर रखना ही पड़ेगा कि हम सबके साथ घुल मिल सकें और किस तरीके से क्या सॉल्यूशन निकाल सकें हर प्रॉब्लम्स का। मतलब आप बाय नेचर ऐसे हो कि कोई व्यक्ति आपके पास आना ही नहीं चाह रहा है, तो एक फॉल्ट है बहुत बड़ा। मतलब आपको सभी के लिए खुला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ओपन माइंडेड होना ही पड़ेगा आपको। और देख लो आप जितने भी लोग आज आगे हैं वो सब ऐसे ही हैं, ओपन माइंडेड ही है। कोई भी आप ऐसे नैरो थिंकिंग वाला बताओ जो अकेला अकेला और गुमसुम जैसा रहता था, अरे बहुत आगे बढ़ गया हो, नहीं बढ़ा है। वो कॉपी किताब तक और एक अपनी एक अच्छी हेल्थी सैलरी तक सीमित रह गया, उससे आगे तो मैंने उसकी कोई पहचान नहीं देखी आज तक कि उसका समाज में कोई बहुत बड़ा रुतबा है या फिर उसको चार लोग बहुत अच्छे से जानते हैं या उसके बारे में कई लोगों को मैंने बात करते देखा हो, ठीक है, या उससे किसी को खुश होते देखा हो। सबसे बड़ी बात ये भी चलो छोड़ो, खुशी मेन चीज़ रहती है। ना तो वो खुश कभी खुश दिखता हो ना उससे जुड़े लोग कभी खुश दिख पाए। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखे हो वो बात अलग है। वही है कि एजुकेशन का मकसद ही है कि वो आपको ओवरऑल तरीके से निखारे, हाँ फिजिकल, मेंटली, और समाज में कैसे रहना है, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, मैंने पूरे व्यक्तित्व को निखारना ही एक एजुकेशन है। बिल्कुल। शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारी आंतरिक जो भी क्षमता है उनको उभार के बाहर लाना, हमारे नेचर में फिर वो दिखने लग जाए, वही शिक्षा है। पर शिक्षा कहीं बाहर से थोड़ी ले रहे हो आप, एक डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद के थ्रू दी गई, काफी अच्छा लिखा हुआ है कि हमारी आंतरिक शक्तियों को क्या लाना, क्षमताओं को बाहर लाना, वही शिक्षा होती है। क्योंकि वो चीज हमारे नेचर में है, पर हम अब सबकी अपनी अपनी क्षमता है, कोई उसे ला पाया है कोई नहीं ला पाया है, ठीक है। और यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं, जितने लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। हम जैसे चेंजेस का बोलते थे कि क्या चेंजेस करना चाहिए, देखो चेंजेस करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे जितना मैन वर्क लगा है या जो भी लोग लगे हैं वहाँ पर वो कितने डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। एक आपके सामने बहुत अच्छा एग्जांपल रखता हूँ कि देखना जो टीचर्स हैं वो खुद अपने बच्चों के लिए कितने ज़्यादा जागरूक हैं। हम इस तरीके से एजुकेशन देंगे उनको, यहाँ पहुँचाएंगे, वहाँ जो पूरा लाइफ सेट रहता है कि क्या क्या उन्हें टेक्निकल एजुकेशन भी दिलवानी, कहाँ पे हायर एजुकेशन कराना है, कैसा सिस्टम देना है उनको, कैसा इन्वायरमेंट देना है। क्या आपने कभी ये सोचा कि यही इन्वायरमेंट हम उन बच्चों को भी दें जिन्हें हम खुद पढ़ा रहे हैं? तो हम ये मतभेद कब से करने लगे? एक शिक्षक हो गए तो बिल्कुल भी हमारे ऊपर ये रास नहीं आता कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स आप पर विश्वास करके आपके भरोसे डेली 7 से 8 घंटे आपके पास वो भेज रहे हैं पढ़ाने, तो आपको उनके ऊपर इतना
अंधा भरोसा है कि आप उनको बहुत अच्छे से वेल एजुकेटेड करेंगे, उनको हर क्षेत्र से संपूर्ण बनाएंगे। और आप क्या कर रहे हैं, सबका नहीं कहता मैं, पर जनरली 70% ऐसे होंगे जो नहीं इंटरेस्ट लेते कि बच्चों को क्या करना चाहिए। मैं भी कभी बच्चों को सजेशन ये नहीं करता हूँ कि आप ये बनो वो बनो, पर बच्चों से इतना डिस्कस जरूर करता हूँ कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। तो वो जब अपनी फील्ड बताते हैं तो उनकी फील्ड से रिलेटेड लोगों से उनकी बात जरूर कराता हूँ कि बेटा, क्योंकि थिंक उन्हीं की होनी चाहिए, बोल सकते कि इंटरेस्ट उन्हीं का होना चाहिए। फिर हर चीज़ का सजेशन हमें भी नहीं देना चाहिए जब तक हमें खुद नॉलेज ना हो। हमें सजेशन भी उन लोगों से दिलवाना चाहिए जो उस फील्ड से रिलेटेड हो। आजकल बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ ज्ञान बहुत दौड़ता रहता है इधर से उधर। किसी व्यक्ति को नॉलेज नहीं है पर वो देना चाहता है, वो उस फील्ड से रिलेवेंट नहीं है पर वो उस फील्ड से रिलेवेंट क्या देगा, ज्ञान देगा। भाई कोई जरूरी नहीं है, सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण नहीं हो सकता हर चीज में। तो आप उसी फील्ड का नॉलेज दो किसी बच्चे को जिस फील्ड से आप रिलेवेंट हो और उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो। आप बच्चों का माइंड डाइवर्ट मत करो कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये ऐसी है, ये भी ऐसी है। ऐसे ऐसे बात से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बच्चों को रिलेवेंट पर्सन से मिलाओ। हो सकता है वो 5 मिनट में उतना अच्छा बता देगा जो आप 5 साल में ना बता सकते हो, क्योंकि वो उस फील्ड के अंदर क्या है, एक्सपर्ट है। और आप क्या चाह रहे हो कि आप खुद ही उसे बताना चाह रहे हो सब चीज़। फिर हो सकता है वो उस फील्ड का है तो उसका मैनर भी कुछ अलग होगा समझाने का। हो सकता है आपका नॉलेज उससे ज़्यादा अच्छा हो पर आप वेल एक्सप्लेन पर्सन नहीं हो। आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से वो बंदा कर सकता है। सही बात है आपकी। मतलब कहीं न कहीं एक शिक्षक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, इन सब का ज्ञान होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात, मैंने ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जनरली कुछ सोसाइटी में रहा, मैं पढ़ाया हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी। खुद ही टीचर आगे रह के कुछ भी मतलब जैसे हम जैसे मध्य प्रदेश से है और सेंट्रल में देखो तो जैसे यहाँ पे अगर स्टेट सर्विस एग्जाम्स जो रहती है उनको बोलते हैं MPPSC। और जो सेंट्रल में रहती है वो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कई लोगों को, टीचर्स को मैंने बच्चों को डाइवर्ट करते देखा है। वो कह देते हैं अरे कुछ नहीं होता है MPPSC और UPSC में। बोला MPPSC है तो वो स्टेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछते हैं और UPSC है तो वो अपने इंडिया से रिलेटेड कुछ पूछते हैं। मतलब लोग भी अपने बच्चों को ऐसे लोगों के हाथ में डाल के आ रहे हैं जिनको खुद को नॉलेज नहीं है, पर वो क्या करना चाह रहे हैं, बच्चों को कुछ भी अंधाधुंध नॉलेज देना चाहते हैं। जब जिस बंदे के पास आप भेज रहे हो वो खुद ही एक ओपन माइंडेड पर्सन नहीं है, कोई वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है, तो किस भरोसे हमने उसको भेज दिया है उसके पास। पेरेंट्स भले ही अनपढ़ हो चल जाएगा, पर पेरेंट्स समझदार होना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई से समझदारी का कोई कनेक्शन नहीं है। अनपढ़ भी मैंने बहुत समझदार देखे हैं, जितने पढ़े लिखे भी समझदार नहीं देखे। तो आपका समझदार होना बहुत जरूरी है जो ये समझ पाए कि ये सही है या गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेरेंट्स अगर कहीं भेजते भी अपने बच्चों को तो पहले ठोक पीट के बिल्कुल उस चीज़ को समझें कि ये वाकई में पढ़ाने लायक बंदा है कि नहीं हमारे बच्चों को, कि ये बहुत अच्छे से एजुकेट करेगा या नहीं करेगा, ये किस टाइप की शिक्षा दे रहा है हमारे बच्चों को, किस टाइप का डिस्कशन करता है हमारे बच्चों से। ऐसा तो नहीं है कि फिजूल टाइप की कुछ भी बातचीत चल रही है, क्योंकि एजुकेशन का उसके पास कुछ है नहीं देने का, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों से फिजूल ही टाइम पास कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को खास करके, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने बच्चों को लेकर। तो वो बच्चों को कैसे लोग के हाथ में देकर आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग भी अगर लगवाते हैं तो बिल्कुल जाइए, आप कोचिंग के टीचर से मिल के आइए बाकायदा। आप बच्चों को मत बोलो कि आप खुद लगा लो, खुद फीस भर दो। आजकल ये ट्रेंड है और देख लिया है मैंने। आपको भेजना है अच्छी बात है, सबका अपना अपना मैनर रहता है कैसे पढ़ाई करवानी, पर आप खुद प्रत्यक्ष मिल के तो आओ कि कौन टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, वो टीचर किस टाइप का है, वो वाकई में आपके बच्चों को उस तरीके से ट्रेंड कर रहा है जो आगे भविष्य में उसको कुछ उभर के सामने आएगा।
या वो उस तरीके से दिखेगा, या एक वो वेल डिसिप्लिन टीचर है जो खुद बहुत अच्छे से मतलब अपनी लाइफ में मैनेज है, और वो बच्चों को भी, जो बच्चे उसके टच में आएंगे वो भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा नज़रिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें सही है। अगर ऐसा होगा तो बच्चा कभी भी गलत नहीं जाएगा। सारा सार यही बोलता है कि हमें कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन टीचर का बच्चे के साथ, बच्चे का पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स का टीचर के साथ, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। जभी तब ही सब कुछ क्लियर होगा, तभी हर जना ग्रोथ कर पाएगा। देखो, आप खाली इसको स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स की लाइफ से भी मत सोचो। आप घर में देख लो या बाहर देख लो, कहीं अगर बहस चल रही है, मतलब सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं किसी की बात, तभी तो बहस हो रही है। वरना बहस क्यों होती। एक हमारे उज्जैन में यहाँ पर विक्रमादित्य के सिंहासन पे मतलब बहुत अच्छा एक स्लोगन लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो काफ़ी, और आत्मसात करोगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपकी लाइफ में। वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ विद्वान होते हैं वहाँ संवाद होते हैं, और जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ विवाद होते हैं। तो वही वाली बात है कि जहाँ सज्जन लोग रहेंगे तो वहाँ संवाद होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे कि एक एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। वो एक दूसरे की बातों और उनकी फीलिंग को, उनके भाव समझ पाएंगे कि उनके कहने का मतलब क्या है। कहने वाला भी अच्छे से बोल पाएगा और सुनने वाला भी अच्छे से सुन पाएगा, और उसका आंसर भी बहुत अच्छा होगा उधर से, रिस्पेक्टफुल मैनर में, और सामने वाला वापस फिर एक्सेप्ट भी करेगा। और जब मूर्ख लोग होंगे तो वहाँ पे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, बहस होनी है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन थोड़ी होना है, क्योंकि वहाँ पहले से मानसिकता क्या तय हो चुकी है कि हमें इनकी बात सुननी ही नहीं। तो मैं किसी को, पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई मूर्ख नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ यही मायना है, मतलब कहने का यही मायना है कि हम बातों को समझें। अगर हम एक अच्छे व्यक्तित्व हैं तो हमें बातें सुनने आनी चाहिए, और अगर हम अच्छे से सुन सकते हैं तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे। वही एक अच्छा वक्ता तभी होता है जब एक वो बहुत अच्छा श्रोता होगा, तो वक्ता कब बनेंगे हम, जब एक बहुत अच्छे श्रोता होंगे। तो श्रोता होने के लिए हमें सुनना, हमारी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें इतना पैशेंस होना चाहिए कि हम कोई बात बोल रहा है तो हम उसे अच्छे से सुने, हम उसे बात में बीच में काटे नहीं। अगर बच्चा भी कोई बोलने लग गया है तो पहले टीचर्स को पूरी बात सुननी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है, इसमें क्या भाव छिपे हैं, इसका ये कहने का मकसद क्या था, ऐसा अगर इसने बोला है तो क्यों बोला है। इतना अगर ऑब्जर्वेशन कोई करने लग गया, पेरेंट्स या टीचर, तो अपने आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकते हो। फिर आज बच्चे दूर भागते हैं इसलिए कि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं उन्हें, तो वो फिर सुनाएंगे किसे। हम बोलते हैं उनको दोस्तों के बीच में रहो, तो एक ही तो ग्रुप बचा है जो उनकी सुन रहा है। तभी उनका झुकाव दोस्तों की तरफ ज़्यादा रहता है। सीधी सी बात है, झुकाव होना ऑब्वियसली, झुकाव होना भी वाजिब है, क्योंकि सुन वह रहा है ग्रुप, तो झुकेंगे भी तो उसी की तरफ। आप सुनने को तैयार ही नहीं हो, आप उनकी किसी बात को मानने को तैयार नहीं हो, आप उन्हें किसी भी टाइप की बातें बोल ही नहीं रहे हो ना। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप उसकी बात वहीं ख़त्म कर रहे हो, आप उसको टाइम दे रहे हो, शाम को कल बात करेंगे। अरे उसकी प्रॉब्लम सुनो, समझो। अगर आप उसको समझोगे तो 100% वो भी आपको समझेगा। ठीक है। सारी बातें जो आपने हमें बताई है, हमारे सारी ऑडियंस भी वही है। मैं यही चाहूँगा कि आप सब ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। तो आई होप अगर आपने यहाँ तक ये वाला वीडियो देख लिया है तो आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यू ऐड करता होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पॉडकास्ट को आप किसी भी दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं जैसा स्पॉटिफाई, ऑडिबल या अमेज़न म्यूज़िक, तो हमें वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट पर आए और आपके थोड़े व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें, जिससे पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर तीनों को फ़ायदा होगा। हाँ, और एक ऐसा नहीं है कि हमारी सोच हमेशा 100% राइट हो। हम इसमें ये भी चाहते हैं कि कोई इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और हमें बहुत अच्छा सजेशन देना चाहता है जो इस क्षेत्र को वाकई में ऊपर उठा सकता है, तो वो मान्य रहेगा। हमें वो चीज़ भी एक्सेप्ट है, और हम उस चीज़ को हमारी लाइफ में भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम खुद एक टीचर है।
और टीचर की एक क्वालिटी होती है कि कोई अगर नई चीज़ आई है तो उसे सीखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम एक परफेक्ट टीचर हो सकते हैं। और टीचर का एक स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर एक पहले अच्छा स्टूडेंट होगा। अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते तो आप अच्छे टीचर भी नहीं हो सकते। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ। बिल्कुल।